मेरा शौहर दुबई में काम करता था और वहां से मेरी सास को पैसे भेजता। मैं जब भी अपने शौहर को घर बुलाने की बात करती तो सास गुस्सा करने लगती क्योंकि मुझसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी और हर रात शौहर के इंतजार में तड़प कर गुजार देती। एक रात पानी पीने उठी तो सास के कमरे से किसी की आवाज आ रही थी। झांक कर देखा तो होश उड़ गए क्योंकि मेरा शौहर। मेरा नाम सोनिया है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे शौहर के साथ मेरी लव मैरिज हुई थी और अभी मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे कि कोई मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं जब भी रात को सोने के लिए लेटती तो अचानक मेरे मोबाइल पर किसी नंबर से कॉल आती। मैं जैसे ही रिसीव करती सामने से कोई बोलता ही नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब हर रात ऐसा ही होने लगा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं इस वजह से अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखने लगी थी। लेकिन कभी कभी मेरे शौहर मुझे कॉल कर लिया करते तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा मोबाइल कहाँ होता है, तुम्हें मेरी कॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अगर मैं अपने मोबाइल को साइलेंट नहीं करती तो अननोन नंबर से कॉल आती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी सास मुझ पर शक न करने लगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि ऐसा मेरे साथ अब हर रात ही होने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से इस नंबर के बारे में पता लगवाया तो वो नंबर किसी ऐसे इंसान का था जिसने मेरी कॉल का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे मैसेज किया था कि कल तुम्हारे पास एक लाल रंग का कपड़ा डिलीवर होगा। उस लाल रंग के कपड़े की हर एक पट्टी को तुम्हें 24 रात तक अपने कमर में बांध लेना है। उस कपड़े की पट्टी को अपने कमर में बांधना भूल गई थी। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं अपने मोबाइल को पकड़कर बड़ी देर से खड़ी हुई थी। अब तो मेरे हाथ भी दुखने लगे थे। मैं बार बार उस नंबर को ट्राई कर रही थी मगर आज हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जो मेरे मोबाइल पर इतनी ज्यादा कॉल्स करके मुझे परेशान करता है, और जब भी कॉल रिसीव करती हूँ तो वहाँ से कोई बोलता भी नहीं है। एक बार तो मैं अपना नंबर भी बदल चुकी हूँ, लेकिन फिर से नए नंबर पर भी कॉल्स आनी शुरू हो गई। मुझे डर था कि कहीं मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए कोई शक न बैठ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे शौहर मुझे घर से निकाल सकता था और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मैंने मोबाइल को बेड पर रख दिया था और मैं खुद भी बेड पर लेट गई थी। तभी अचानक मेरे शौहर दानिश की कॉल आ गई थी। एकदम ही मैं खुशी से झूम उठी थी। मैंने फौरन ही अपने शौहर की कॉल रिसीव की, लेकिन रिसीव करते ही मैंने नोटिस किया कि फिर से मेरे नंबर पर उसी नंबर से कॉल्स आ रही हैं। मैंने जैसे ही अपने शौहर की कॉल रिसीव की, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, तुम आखिर इतनी देर से किससे बात कर रही थी। मैंने कहा कि मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं पिछले आधे घंटे से उसी नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। दानिश को लगा कि मैं किसी से कॉल पर बात कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि इतनी देर तक तुम फ्रेंड से कब से तुम बात करने लगी हो। मैंने कहा कि आज उसकी बड़े दिनों बाद कॉल आई थी। वो अपनी जिंदगी की कुछ परेशानियों के बारे में मुझे बता रही थी। मैंने जैसे तैसे इस बात को संभाल लिया था। मेरे शौहर ने तकरीबन मेरी 1 घंटे बात हुई थी और जितनी देर मैं अपने शौहर से बात करती रही लगातार उस नंबर से कॉल्स आती रही थी। मैंने अपने शौहर की कॉल बंद होते ही फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाई तो किसी ने कॉल नहीं की। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। ये ना जाने कौन था जो बार बार मुझे कॉल्स करके परेशान कर रहा था। आज भी मुझे कोई कॉल करके बेवकूफ बना रहा था। मैंने गुस्से में आकर अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया और मैं बाहर आकर अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मेरे शौहर ने मुझे शादी के फौरन बाद ही मोबाइल ला दिया था। मेरी सास को इस बात का बहुत बुरा लगा था, जबकि घर में मेरी एक जवान नंद भी थी। अभी तक उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। जब मेरे शौहर ने शादी के बाद मुझे मोबाइल गिफ्ट किया तो मेरी नंद और मेरी सास को इस बारे में बहुत बुरा लगा था और उन्होंने मेरे शौहर से कहा था कि 2 दिन बीवी को आए हुए हैं और उसे महंगा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये नहीं दिखता कि घर में माँ और बहन भी हैं, उनके लिए तो आज तक कोई चीज नहीं लेकर आया। अपनी माँ की इस बात पर दानिश काफी शर्मिंदा हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अगली सैलरी मिलेगी तो मैं बहन को भी मोबाइल लाकर दे दूंगा। लेकिन मेरी सास ने कहा कि सिर्फ बहन को ही क्यों, माँ का ख्याल नहीं आया क्या। मुझे तो अपनी सास की बात सुनकर हंसी आने लगी थी कि इतने बुढ़ापे में मेरी सास को मोबाइल चलाने की क्या जरूरत थी। मेरे शौहर ने कहा कि जैसे ही मुझे अगली सैलरी मिलती है मैं आप दोनों को मोबाइल लाकर दे दूंगा। मेरी सास ने मेरे शौहर से साफ साफ कह दिया था कि ये मत सोचना कि अपनी माँ और बहन को कोई छोटा मोटा मामूली सा मोबाइल लाकर दे दो तो वो खुश हो जाएंगी। आज का मॉडर्न जमाना है, हर कोई महंगा फोन चला रहा है, हमें भी तुम्हारी बीवी जैसा ही महंगा मोबाइल चाहिए। मेरे शौहर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनको जल्द ही मोबाइल दिलवा देगा।
और तो और मेरे शौहर ने ऐसा ही किया था। जैसे मेरे शौहर को अगले महीने की सैलरी मिली, पहले उन्होंने अपनी माँ को मोबाइल दिलवाया, फिर उसके बाद अगले महीने की सैलरी पर अपनी बहन को भी मोबाइल दिलवा दिया था और दोनों को ही अच्छी मॉडल का मोबाइल दिलवाया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई थी। मेरी सास को तो शायद मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मेरी नंद ने कहा कि मैं अपनी अम्मी को सब कुछ सिखा दूंगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरी सास और मेरी नंद मुझसे इतना ज्यादा बैर क्यों रखती थी। मेरे शौहर जब भी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते तो उन्हें मेरे जैसे ही हर चीज चाहिए होती थी। जब से मोबाइल उन दोनों के पास आए थे, उन दोनों ने अपने भी काम करने छोड़ दिए थे। अब तो उन्हें खाना भी अपने बिस्तर पर ही देना होता था। पहले तो वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती थी, लेकिन जब से मोबाइल आए थे दोनों किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। इससे पहले भी मैं सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन मोबाइल आने से उन दोनों के अंदर और ज्यादा बदलाव आ गया था। मैं किचन में खाना बनाते हुए 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि मैंने किचन की सफाई भी की थी। तभी अचानक किचन में सास आ गई और बड़े कड़े तेवरों के साथ मुझे घूर रही थी। कहने लगी, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें कमरे में सजाने के लिए दिया गया है। कब से तुम्हें मेरा बेटा कॉल कर रहा है। अब उसने तंग आकर हमें कॉल की है कि सोनिया कहाँ है। तकरीबन पिछले 20 मिनट से मैं सोनिया को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम चालाक तो यहाँ किचन में काम कर रही हो। बताना चाहती हो ना अपने शौहर को कि मैं किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी। अपनी सास की बात को सुनकर तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था कि पिछले कई दिनों से मुझे कोई मोबाइल पर बार बार कॉल करके तंग कर रहा है, क्योंकि मेरी सास तो मुझे पहले ही अच्छा नहीं समझती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास कहने लगी कि तुमने अपने नंबर को ही ऑफ क्यों कर दिया, जाकर उसे खोलो और मेरे बेटे से बात करो। वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। हालांकि तुम्हें तो अपने शौहर की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जल्दी से अपनी सास की बात पर सर हिलाकर कमरे में आ गई थी। मैंने अभी 2 घंटे पहले ही तो अपने शौहर से 1 घंटा बात की थी। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और अपने शौहर को कॉल लगाई, तो वो मुझे बहुत डांट रहे थे। कहने लगे कि मुझे तुमसे एक काम था, लेकिन अब मेरा वो काम हो चुका है। तुम्हें तो पता नहीं कि मोबाइल किस लिए दिया गया है। कभी तुम्हें कॉल करो तो तुम कॉल रिसीव नहीं करती और कभी अपने फोन को ऑफ कर देती हो। आखिर तुम्हें ऐसा क्या मसला है जो तुम मोबाइल से इतना ज्यादा दूर दूर रहती हो। मैंने अपने शौहर से बहाना बनाया कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। मेरे शौहर मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि आखिर उन्हें मुझसे क्या काम था। मेरे दिन तो बहुत ही परेशान भरे गुजर रहे थे। मेरे शौहर ने गुस्से में कॉल काट दी थी। मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, इसलिए अपने कमरे में ही लेट गई थी। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने मोबाइल को ऑन कर लिया था और साइलेंट से भी हटा दिया था कि कहीं फिर से मेरे शौहर की कॉल ना आ जाए और वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। अभी मुझे नींद आई ही थी कि अचानक फिर से मेरे नंबर पर कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो कोई बोल ही नहीं रहा था। मैं बार बार हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन सामने से तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने कॉल को कट किया और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था और शाम के टाइम पर मेरी नंद और मेरी सास को चाय चाहिए होती थी। मैं उन लोगों के लिए चाय बनाने लगी थी और चाय बनाते हुए मैं अपने शौहर के बारे में सोचने लगी थी। उनको याद करते करते मेरी आंखें भीग गई थी। मैंने अपनी सास और नंद को चाय दी तो देखा कि अभी भी वो दोनों मोबाइल में ही लगी हुई थी और खूब जोर जोर से हंस रही थी। किसी भी तरह का काम करते हुए मेरा ध्यान बार बार अपने मोबाइल पर जा रहा था। अब मुझे इस कॉल करने वाले इंसान से डर लगने लगा था। न जाने कौन था जो मुझे इतनी कॉल्स करके तंग कर रहा था। और फिर मैं अपने शौहर से भी तो इस बात को शेयर नहीं कर सकती थी कि मर्द के दिल में शक आते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर मेरी सास या नंद ने मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल्स आते हुए देख ली तो ये लोग डिंडोरा पीट देंगी और एक की दो लगाकर मेरे शौहर को बता देंगी। औरत की इज्जत तो वैसे ही बड़ी नाजुक होती है, जरा सी बात पर ही दागदार होकर रह जाती है। फिर मैं उन लोगों को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाती। अब मैंने सोच लिया था कि मैं काम से फ्री होकर अपने शौहर को इस बारे में बताऊंगी। कहूंगी कि जैसे तैसे घर लौट आए और अब उन्हें जो भी काम करना है वो घर पर ही करें, क्योंकि उनके होते हुए उनकी माँ और बहन मुझ पर कम जुल्म करती है। लेकिन उनके पीछे तो उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। अगले दिन मेरी सास और नंद मार्केट गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी। आज मेरे पास किसी तरह की कॉल्स नहीं आई थी। मैंने अपने शौहर को कॉल लगाई, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने शौहर से कहूंगी कि वो घर लौट आए। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इस बात पर उनसे लड़ाई भी कर लूंगी। लेकिन कॉल लगाते ही न जाने क्यों
मेरे शौहर की आवाज सुनकर मुझे क्या हो गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। दानिश भी मेरी आवाज सुनकर घबरा गए थे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि बताओ तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसे क्यों रो रही हो। मैंने कहा प्लीज दानिश घर आ जाओ, मेरा यहाँ आपके बिना दिल नहीं लगता। आपको मेरी कसम है कि आप घर लौट आओ। मेरे शौहर ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं लाजमी कल वापिस आ जाऊंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मेरे दिमाग से कुछ बोझ हल्का हो गया था और मेरा मूड भी काफी ठीक हो गया था। मैं खुशी खुशी घर के सारे काम निपटा रही थी और अपने शौहर के घर आने से बहुत ज्यादा खुश थी। आज तो मुझे किसी तरह की कोई थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी सास और नंद 3 घंटे बाद घर वापस आ गई थी और आते ही उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि बस एक बार दानिश वापस आ जाएं, फिर देखती हूँ कि ये लोग मुझे कैसे बुरा भला कहती है। रात का खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं जैसे ही कमरे में आई तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी थी। मैंने जल्दी से कॉल को कट कर दिया था क्योंकि अब मैं कॉल रिसीव ही नहीं करती थी। कोई कॉल पर बोलता ही नहीं था। मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। मैं जब नहाकर बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि आज फिर से मेरे शौहर की बहुत सारी मिस कॉल्स आ चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को कॉल लगाई ही थी कि एक बार फिर से उसी नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई थी। मेरे शौहर ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उस नंबर पर कॉल की और कॉल उधर से रिसीव भी हो गई थी, लेकिन हर बार की तरह कोई भी नहीं बोल रहा था। मैंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा था कि तुम कौन पागल हो जो मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। अगर आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, फिर तुम्हें तो पुलिस ही समझाएगी। इधर मेरी सास बार बार मुझे आवाज लगा रही थी। मैं जैसे ही अपनी सास की बात सुनने के लिए गई तो मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुझे पता नहीं क्या कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। मेरी बेटी कितनी देर से भूख से मर रही है। अपनी सास के आज थप्पड़ मारने से मेरा बहुत ही दिल दुखा था। मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मुझे अपने शौहर के आने का इंतजार था। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई और मैंने अपना मोबाइल चेक किया कि कहीं मेरे शौहर की तो कोई कॉल नहीं आई थी, मगर उस अननोन नंबर से 2-3 मिस कॉल्स पड़ी हुई थी और कुछ मैसेजेस भी थे। मैंने वो ओपन किया जिसमें लिखा हुआ था कि कल तुम्हें एक पार्सल डिलीवर होगा। उसमें लाल रंग का कपड़ा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। उसी लाल रंग के उस कपड़े को तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने के लिए भेज रहा हूँ। तुम्हें इस लाल रंग के कपड़े की लंबी लंबी 24 पट्टियां काट लेनी है और उन्हीं पट्टियों में से एक पट्टी को निकालकर तुम्हें अपनी कमर से बांध लेना है और हर दिन ऐसा ही करना है। एक दिन भी तुम उस पट्टी को अपनी कमर से बांधना मत भूलना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएंगी, और अगर तुम इस काम को लगातार करती रही तो गारंटी से तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना कि इस बीच तुम्हारा शौहर घर में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इन 24 दिनों के अंदर तुम्हारा शौहर घर पर आ गया तो तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, शायद जिसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाओगी। ये कौन था जिसने मुझे मैसेजेस किए थे और उसे कैसे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो इस मैसेज को पढ़कर बहुत डर गई थी। ये कैसा मैसेज था? कौन जानता था कि मेरे दिल में बहुत बड़ा डर है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन मैसेज के मुताबिक वैसे ही हुआ था। सुबह के पूरे 9 बजे के टाइम पर एक डिलीवरी बॉय हमारे घर पर आया था और उसने मुझे पार्सल दिया। मैंने पार्सल खोलकर देखा तो उसके अंदर लाल रंग का ही कपड़ा था। फिर मैंने फैसला किया कि एक बार तो ट्राई तो करके देख सकती हूँ। अगर मुझे फर्क महसूस हुआ तो मैं 24 दिन तक इस काम को लगातार करती रहूंगी, और अगर कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो इस कपड़े को फेंक दूंगी। मैंने जल्दी से कैंची निकाली और उस कपड़े की 24 पट्टियां काट ली थी और रात के टाइम पर एक पट्टी को अपनी कमर में बांध लिया था। मुझे डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरी आदत थी कि मैं सबसे पहले अपना फोन चेक किया करती थी, क्योंकि अननोन नंबर से मिस कॉल्स मेरे फोन में होती थी। आज मेरे फोन में किसी तरह की भी कोई कॉल नहीं थी। मैंने अपनी कमर को चेक किया तो मेरी कमर पर वो लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मैं घर के कामों में बिजी ही थी कि अचानक मेरे फोन पर किसी की कॉल आने लगी। मुझे लगा कि इसी नंबर से कॉल होगी। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे शौहर मुझे कॉल कर रहे थे। मैंने अपने शौहर की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे खबर दी कि वो शाम तक घर वापस आ रही है। मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर परेशान हो गई थी कि 24 दिन तक तो मेरे शौहर को घर में बिल्कुल भी नहीं आना। सिर्फ 24 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे शौहर ने बात करने के बाद
कॉल कट करती थी, लेकिन मैं अभी तक इसी बारे में सोच रही थी। तभी 10 मिनट के बाद मेरे शौहर की फिर से कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन मैं कल रात तक घर वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मैं अचानक ही कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी आप वापस मत आना, आप आराम से अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो ऐसे ही रो रही थी, बस मेरा दिल थोड़ा सा उदास था इसीलिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं एकदम से बौखलाकर कहने लगी, प्लीज दानिश, तुम अभी मत आना। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कंधों पर इस पूरे घर की जिम्मेदारी है। तुम अपना काम पूरा करने के बाद ही आना। अगर आप इस वक्त अपना काम छोड़कर घर आ जाओगे तो आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। दानिश की भी परेशानी भरी आवाज हो रही थी। वो कहने लगी, मुझे अब फैमिली की और तुम सब लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर अपना काम संभालने के लिए यहाँ आ गया था। मुझे क्या पता था यहाँ पर मुझे इतना वक्त लग जाएगा। वैसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ही वहाँ आना चाहिए। एक तरफ मैंने सुकून भरा सांस लिया था और दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। न जाने क्यों हमारी किस्मत मेरे और दानिश के बीच जुदाई लिख रही थी। मैंने और दानिश ने लव मैरिज की थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों की शादी पर मेरी नंद और मेरी सास को बहुत एतराज था। दानिश सिर्फ शादी के बाद मेरे साथ 2 दिन ही रहे थे। उसके बाद मेरे शौहर की कंपनी से फोन आ गया था और वो काम के सिलसिले में दुबई चले गए थे। मेरे शौहर तो दुबई जाने के लिए तैयार भी नहीं थे क्योंकि मैं अपने शौहर से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मेरी सास ने कहा कि अब तुम्हारी बीवी भी आ गई है और तुम्हें नहीं पता कि बीवियों के कितने खर्चे होते हैं। मेरी सास ने कह दिया था कि तुम हमारे घर के इकलौते ही कमाने वाले हो, तुम्हें दुबई जाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे घर के हालात बदलेंगे। दानिश ने इस बात पर एतराज भी किया था कि मैं कैसे अपनी 2 दिन की दुल्हन को छोड़कर जा सकता हूँ। मेरी सास ने तो ना इधर देखा और ना ही उधर देखा, बस मेरे शौहर के सामने बैठकर रोने लगी थी कि अगर तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकोगे तो फिर तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी। अब तुमने अपनी तो शादी कर ली, तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने काबू में करके रखेगी, इधर मैं और मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरे शौहर दुबई में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने भी दानिश को समझाया था कि अपनी अम्मी की बात मान लो, लेकिन जल्द ही आने की कोशिश करना। मेरे शौहर की कंपनी वालों ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने से तुम्हें काफी फायदा हो सकता है, इसलिए मेरी सास उनको दुबई भेजना चाहती थी। दानिश को वहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए थे और मेरी शादी को भी 6 महीने ही हो गए थे। वो जब भी वहाँ से आने की कोशिश करते तो उनके बॉस उन्हें कोई न कोई काम बता दिया करते थे और यहाँ हमारे घर पर पैसे भेज दिया करते थे, जिसकी वजह से मेरी सास को भी अपने बेटे की ज्यादा याद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए पैसे तो मिल रहे थे। अब तो मैं भी अपने शौहर की जुदाई को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि ये लाल कपड़ा मैंने अपनी कमर पर बांध लिया था और मैसेज में बताया गया था कि मेरे शौहर को 24 दिन तक घर में नहीं आना है। शायद ये एक तरह का जादू टोना था मेरी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने का। अगले दिन हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने 1-2 बार अपनी सास से पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे टोक दिया था कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी खामोश हो गई थी। फिर शाम के वक्त अचानक ही मेरी सास मेरे कमरे में आई और बड़े प्यार भरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए मुझसे कहने लगी, बहू जरा अपनी शादी वाला लहंगा तो देना। मैं चौंक गई थी कि आखिर मेरी सास मुझसे मेरी शादी का लहंगा क्यों मांग रही है। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और खुशी खुशी अपनी शादी के लहंगे को अपनी सास के हाथ में दे दिया था। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि मेरी सास मुझे अपनी बहू के तौर पर तो कबूल कर चुकी थी। शाम हुई तो कुछ मेहमान और घर पर आ गए थे। मेरी सास ने मुझे कहा कि अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तुम्हें खूब खातिर तवाज़ा करनी है। जब मेहमान घर आए तो मैंने उनकी खूब मेहमान नवाजी की थी। वो लोग मुझसे बहुत मुतासिर हुए थे और मेरी सास भी उन लोगों के सामने मेरी खूब तारीफ कर रही थी। मेरी खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन लोगों के जाने के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये सब कुछ उस इंसान की वजह से हो रहा है जो मुझे अननोन नंबर से कॉल करता था और जिसने मुझे लाल रंग का कपड़ा भेजा था। शाम हुई तो दानिश की कॉल फिर से आ गई थी। अब मुझे अपना मोबाइल भी साइलेंट नहीं करना पड़ता था क्योंकि अब मेरे पास काफी दिनों से उस नंबर से भी कोई कॉल नहीं आ रही थी और ना ही कोई मैसेजेस आ रहा था। वो घर आने की बात कर रहे थे। वो जब भी घर आने की बात करते तो मैं उन्हें एहसास दिला दिया करती थी कि मैं तो सारी जिंदगी ही आपके साथ रहूंगी। आप अगर मुझसे ध्यान हटाकर अपने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो इसमें आपका बहुत फायदा होगा। मेरे शौहर मेरी बात में बस हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। रात को सोने से पहले मैं वो लाल रंग के कपड़े की पट्टी को अपनी कमर में बांधना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। अगले दिन
दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास और नंद चुपके चुपके कुछ बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब जाती तो वो मुझे देखकर खामोश हो जाती थी। मैं ये सोचकर खामोश हो जाती कि माँ और बेटी की आपस की कोई बात होगी। मैं ये नहीं जानती थी कि ये दोनों तो मेरे लिए ही गड़ा खोद कर बैठी हुई है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैं अपने कमरे में थी और मेरी सास मेरे कमरे में आई और इधर उधर की बातें करने लगी। मुझसे कहने लगी, बहू स्टोर रूम में कुछ राशन का सामान रखा हुआ है, वहाँ से निकाल कर ले आओ। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक वहाँ से राशन का सामान निकालने के लिए चली गई थी। मैं सामान लेकर वापस कमरे से निकलने ही लगी थी कि अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ये सब होने से तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर मुझे याद आया कि कहीं हमारे घर में वो इंसान तो नहीं आ गया जो मुझे नंबर से कॉल करता था। उसकी तो ये हरकत नहीं है। मैं जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ताकि मेरी सास या मेरी नंद को आवाज चली जाए कि मैं स्टोर रूम के अंदर बंद हो चुकी हूँ और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। लेकिन उन लोगों को तो मेरी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया था। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथ दुख चुके थे और मैं थक हार कर जमीन पर बैठ गई थी। मुझे कमरे में बंद हुए अब 3 घंटे हो चुके थे। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, मेरी सास और नंद ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक उन्होंने मेरे गायब होने के बारे में मेरे शौहर को भी बता दिया होगा। मैं रोने लगी थी कि घर वालों को अपनी सच्चाई कैसे बता सकूंगी। रात का टाइम होने वाला था कि तभी अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। सामने देखा तो मेरी सास खड़ी हुई थी। मैं रोते हुए अपनी सास के गले लग गई थी। मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई थी और कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसने बंद किया था? मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर राशन लेने के लिए आई थी, लेकिन किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं अंदर रह गई। मेरी सास ने बताया कि हो सकता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली किरण की बेटी होगी। वो बहुत ज्यादा शैतान है, उसने ही दरवाजा बंद कर दिया होगा। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं अपने कमरे की तरफ आ गई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी मेरी नंद दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि रिमशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी सास कहने लगी, आज तो उसकी शादी हो गई, तभी तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया कि तुम घर में कहीं नजर नहीं आ रही हो। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि कब मेरी नंद का रिश्ता हुआ और कब उसकी शादी हो गई। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल सका। मैंने कहा, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ? और तो और आपको दानिश के आने का इंतजार तो कर लेना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, तुम जानती हो कि मेरी बेटी खूबसूरत नहीं थी, उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। आज ही उसका रिश्ता आया था तो मैंने आज ही चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। मेरी सास ने कहा कि मैं हमेशा अपनी जवान बेटी की फिक्र में लगी रहती थी कि उसकी कब और न जाने कैसे शादी होगी। रंग सांवला होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज उसकी शादी अच्छे खासे इंसान से हो गई। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि इस बारे में अभी तुम दानिश को कुछ मत बताना। उन्हें डर था कि उनका बेटा गुस्सा करेगा, इसलिए वो उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मैंने भी उनसे कह दिया था कि मैं दानिश को कुछ नहीं बताऊंगी। वो मेरी शुक्रगुजार थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नंद की शादी कर दी थी, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि सबके बीच मेरी सास ने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। वैसे तो वो छोटी छोटी बात मुझ पर इल्जाम लगाने की ताक में रहती थी। आज की रात मैं ज्यादा थक हुई होने की वजह से अपनी कमर पर वो लाल रंग की पट्टी बांधना भूल गई थी। मेरे दिमाग से बिल्कुल ही ये बात उतर चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे जब अचानक घबराकर मेरी आंख खुली, क्योंकि बाहर सहन से रोने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास और नंद एक दूसरे से गले लगे खूब रो रही थी। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और कहने लगी, क्या हुआ है? वो लोग मुझे कुछ बता ही नहीं रही थी। फिर मेरा ध्यान दानिश की तरफ गया। मैंने कहा, कहीं दानिश को तो कुछ नहीं हो गया? वो ठीक तो है ना? तभी मेरी सास चिल्लाकर कहने लगी, हाँ ठीक है तुम्हारा शौहर, चलो जाओ यहाँ से। मैं मायूस होकर वहाँ से चली आई थी। कुछ देर के बाद मेरी नंद वापस चली गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी कि रिमशा को क्या हुआ था, वो क्यों इतना रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, उससे अपना मैका याद आ रहा था, इसीलिए वो आई थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि रिमशा बच्ची तो नहीं थी जो इतनी सी बात पर इतनी जोर जोर से रोएगी। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरी नंद से तो मेरी जान छूट गई थी और
सास भी काफी अच्छी हो गई है। अब बस मुझे अपने शौहर के घर आने का इंतजार था, मगर अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर करने के लिए मुझे दिनों को पूरा करना था। अभी तो सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था, अभी कुछ देर ही हुई थी कि मेरे शौहर की कॉल आ गई। वो आने की बात कर रहे थे, मगर मैंने उनको टाल मटोल कर दिया था। फिर उन्होंने एतराज के तौर पर कहा कि आज शाम बस मैं घर पर ही आ जाऊंगा, अब मुझसे ज्यादा दिन अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा जाता। मैंने अपने शौहर से कहा कि दानिश, आपको मेरी कसम है, अभी मत आना। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगे, तुम्हारा भी दिल मुझसे भर गया है, तुम भी नहीं चाहती कि मैं घर पर वापस आ जाऊं। इतना कहकर मेरे शौहर ने फोन बंद कर दिया था, मगर मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मैं सारा दिन अपनी सास से छुपकर रोती रही थी और बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि क्या आपके पास मूव मिल सकता है। मेरी सास ने कहा कि हाँ, मेरी अलमारी से जाकर निकाल लो। मेरी सास उस टाइम किसी काम में बिजी थी, इसलिए मैं उनके अलमारी से मूव निकालने चली गई थी। मैंने जैसे ही अपनी सास की अलमारी को खोला तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि जैसा लाल रंग का कपड़ा मेरे पास था, जिसे मैं अपनी कमर पर बांध रही थी, उसी टाइप का कपड़ा मेरी सास की अलमारी में रखा हुआ था। मैं उस कपड़े को अच्छी तरह से पहचान गई थी कि ये तो वही कपड़ा था, लेकिन ये कपड़ा मेरी सास की अलमारी में क्या कर रहा था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ना जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगले दिन घर में उदासी फैली हुई थी। आज की रात तो मैंने जानबूझकर उस कपड़े को अपनी कमर में नहीं बांधा था। मेरी सास भी मुझे कुछ परेशान लग रही थी, बार बार किसी को फोन कर रही थी, कभी छत पर जा रही थी तो कभी मोहल्ले में चली जाती थी। मुझे अब अपनी सास से डर लगने लगा था कि न जाने वो क्या कर रही थी। उनकी इस तरह की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी और मुझे अपनी नंद की शादी पर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, वरना इतनी जल्दबाजी में कौन शादी करता है, वो भी किसी को बताए बिना। मैं अब अपनी सास पर कड़ी निगाह रखने लगी थी। आज मेरी नंद भी आ गई थी और आज भी वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और रो रही थी। मेरी सास उसे लेकर कमरे में चली गई थी। ये दोनों माँ बेटी आपस में क्या बात कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई थी। तब अचानक मुझे जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं जैसे ही घबराकर बाहर गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि सहन में मेरी सास और मेरी नंद के साथ मेरा शौहर भी बैठा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे शौहर के हाथ में एक चाकू था। अपने शौहर के हाथ में चाकू देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपके हाथ में चाकू क्या कर रहा है, जबकि मेरी सास और मेरी नंद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप घर कब आए और ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप क्यों इतना चिल्ला रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि अम्मी तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, वो तुम्हारी जान लेने के लिए इस चाकू से तुम पर वार करने के लिए आ रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहाँ पर आ गया और मैंने फौरन अम्मी का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल सका। अपने शौहर की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और उधर मेरी सास और नंद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि ये तो अच्छा है कि मैं सही मौके पर आ गया और अम्मी की हकीकत मेरे सामने खुल गई। मेरे शौहर क्या कह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरी सास की आखिर ऐसी कौन सी हकीकत थी जिसके बारे में मेरे शौहर को पता चल गया था। मेरी सास मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और मेरे शौहर ने मौके पर मुझे आकर बचा लिया। ये बात एक अलग थी, लेकिन मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात तो मैं भी जानने के लिए बेताब थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम वापस दुबई जा रहे हैं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अभी तो वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम दोनों वहीं पर ही रहेंगे। मेरे शौहर के मुंह से ये बात निकलते ही मेरी सास और नंद मेरे शौहर के पैरों में पड़ गई थी और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। मेरी सास ने दानिश से माफी मांगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा ही किया हुआ है, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारी बीवी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी की सहेली के साथ करवाना चाहती थी और तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस लड़की के साथ शादी कर ली। उसके घर में आ जाने की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था और वो तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। मैंने प्लान बनाया था कि मुझे उसको इस घर से किस तरह निकालना है। मैं नए नए नंबर बदलकर इसको कॉल करके परेशान करती थी। तुम तो दुबई चले गए थे, मैं हर रोज तुम्हारे ऑफिस फोन करके कहती कि मेरे बेटे को अभी छुट्टी ना मिले। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसी वजह से ऑफिस वाले दानिश को घर नहीं भेज रहे थे। यहाँ मैं तुम्हारी बीवी पर जुल्म करती थी ताकि तुम्हारे आने से पहले ही ये खुद घर छोड़कर चली जाए और हम इस पर इल्जाम लगा दें कि ये किसी और के साथ भाग गई है। मैं हर दिन इससे कॉल
करके तंग करती थी। एक दिन मैंने इसे मैसेज किया कि लाल रंग का कपड़ा बांधने से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तब तक तुम अपने शोहर को घर में मत आने देना। मैंने पड़ोस के ही एक लड़के को डिलीवरी बॉय बनाकर उसे यहाँ कपड़ा डिलीवर करने के लिए कहा था। उस कपड़े में कोई भी जादू नहीं था। तुम्हारी बीवी अब मेरे बजाय तुम्हें यहाँ पर आने से रोकने लगी थी। मैंने अपनी बेटी के लिए कई जगह रिश्तों की बात की थी, पर उसका रिश्ता रंग सांवला होने की वजह से उसका रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने बहू का फायदा उठाया और उसकी फोटो लड़के वालों को भेज दी थी। जब लड़के वाले यहाँ पर आए तब भी मैंने बहू को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा था। बहू को लड़के वालों ने देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन शादी वाले दिन मैंने अपनी बेटी को घूंघट उड़ा दिया और लोगों को यही लगा कि घूंघट में रिमशा नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है, क्योंकि मैं बहू को स्टोर रूम में बंद कर चुकी थी। इस तरह मेरी बेटी की शादी हो गई, लेकिन सच कभी भी छुप नहीं सकता। जब ससुराल जाने के बाद रिमशा की सच्चाई घर वालों को पता चल गई तो उन लोगों ने रिमशा पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। रिमशा मुझे यहाँ पर रो रो कर अपनी परेशानी बताने लगी थी। मुझे इस सब में तुम्हारी बीवी ही कसूरवार लगती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाकर ही रहूंगी। आज तुम्हारी बीवी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसे मारने वाली थी, लेकिन मौके पर तुम आ गए और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और देख लिया कि मैं तुम्हारी बीवी को मारने जा रही हूँ। अगर तुम आज मौके पर नहीं आते तो शायद मैं तुम्हारी बीवी को मार देती और उस चाकू को भी कहीं न कहीं ठिकाने से लगा देती, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी से अपनी बेटी का घर खराब होने की वजह से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। ये सारी बातें सुनकर मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे शौहर ने अपनी माँ से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। मैं एक माँ से उसके बेटे को नहीं छीन सकती थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी माँ ने जो भी किया उसके लिए उन्हें माफ कर दो। मेरी सास ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि कुछ भी करके मेरे बेटे को यहाँ से मत लेकर जाओ, उससे कहो कि ये यहाँ पर ही रहे और तुम भी यहीं रहो। मैंने अपने शौहर को समझाया था। मेरे शौहर अभी तक अपनी माँ से बात नहीं करते। मेरे कहने पर वो इस घर में रुक तो गए, लेकिन वो अपनी माँ से बात नहीं करते बल्कि उनसे नफरत करने लगे थे। मेरी सास के लिए यही सजा काफी थी कि उनके बेटे ने उनसे बात करना छोड़ दिया था और उनकी बेटी जिसके लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था, उसके शौहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसके साथ भी धोखा किया गया था। फोटो मेरी दिखाई गई थी और शादी मेरी नंद के साथ हुई थी। अब मेरी नंद तलाकशुदा बनकर घर पर रह रही है। उधर मेरा शौहर मेरी सास से नफरत करता है। मेरी सास को खूब सजा मिल रही थी। कहते हैं ना कि किसी के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि अल्लाह आपको उसकी सजा ऐसे रूप में दे जिसको शायद आप बर्दाश्त न कर सको। मेरी सास को भी अब अपनी सजा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए थे। मेरी सास अब बीमार रहने लगी है और मुझसे रोज माफी मांगती है। मैंने अपनी सास को माफ कर दिया है और अपने शौहर से भी कहती हूँ कि आप उनको माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर ने तो ठान ली है कि वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेंगे। जिंदगी मेरे शौहर के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरा शौहर बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।